So students, we are doing Kingdom Animalia and we are going through every phylum in detail. So आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग आज साइजोसीलोमेटा ग्रुप जो था, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो बॉडी सीलोम के बेसिस पर वी हैव डिवाइडेड एसीलोमेटा, pseudocoelomata and eucoelomata. तो eucoelomata was divided into sizocoelomata and enterocoelomata. तो eucoelomata में हम लोग पहुंच चुके हैं. फाइलम निमेटोडा हम लोगों ने pseudocoelomata में ऑलरेडी पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा है और अभी मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ इस नेक्स्ट सेगमेंट का, यानी कि यूसीलोमेट्स, यानी वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मीजोडर्म से प्रॉपरली बॉडी कैविटी डेराइव हो रही है, तो वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे. और उसमें जो पहला सेक्शन हम लोगों का होता है वो होता है साइजोसीलोमेट्स का. और साइजोसीलोमेट्स के अंदर जो आने वाले फाइलम हम लोगों के हैं वो एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है और मोलस्का है. दे आर 3. तो ये 3 ग्रुप हम लोगों के आते हैं यहाँ पे. और इन 3 ग्रुप के अंदर सबसे पहला हमारा जो है दैट इज फाइलम एनेलिडा. ठीक है, नाम से क्लियर है. ऑलरेडी की वर्ड्स की जो की टर्म्स हैं, की फीचर्स हैं, वो ऑलरेडी बता चुका था, बट अभी आपको दोबारा से मैं एक बार बता दूं कि एनेलिडा जो है दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यानी कि उनकी बॉडी ट्रूली सेगमेंटेड है. और जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है. बॉडी के अंदर जो वॉल्स होती हैं, सेगमेंट्स फॉर्म करती हैं, दे वॉल्स आर कॉल्ड एज सेप्टा. एंड सेप्टा, 2 सेप्टा के बीच में, द एरिया बिटवीन 2 सेप्टा, इट इज कॉल्ड एज बॉडी सेगमेंट. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज ट्रू सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म. रही नंबर ऑफ स्पीशीज की बात, तो ऑलमोस्ट 10,000 नंबर ऑफ स्पीशीज है इस फाइलम के साथ. और इसको जो वेल डिस्क्राइब्ड कंडीशन में हम जानते हैं तो वो फेरीटीमा पोस्थुमा, यानी कि इंडियन अर्धवर्म के बेसिस पे हम इसको पढ़ रहे होते हैं. बट जो अभी आपके एग्जाम के नीट के लिए जो सिलेबस में है ये फेरीटीमा जो है वो नहीं है फिलहाल, बट एनसीईआरटी बुक के अंदर इसका डिटेल दिया हुआ है ना. प्रीवियसली वी वर मीन इन द स्टडीज ऑफ दीज. तो ये भी हमारा एक ग्रुप होता था, एक स्पीशीज होती थी जिसको हम पढ़ते थे, लेकिन एज अ फाइलम डिटेल, फाइलम के अंदर एज अ स्पेसिमेन जरूर इसको जो है हमें थोड़ा इसका डिटेल पता रखना चाहिए. ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं इसमें बताऊंगा आपको. तो फेरीटीमा जो है इंडियन अर्धवर्म, जिसके रेयरिंग को वर्मीकल्चर कहते हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फाइलम है. और इसके जो यूजेस हैं वो हमारे एग्रीकल्चर में काफी रोल प्ले करता है ये. तो अभी जो है देखते हैं कि किस तरह की ज्यादातर स्पीशीज इसके जो हैबिटेट पे बात करते हैं, नॉन पैरासिटिक स्पीशीज हैं मैक्सिमम इनके. हाँ, लीच जो है वो एक तरीके से फूड लेने के लिए किसी वर्टिब्रेट की बॉडी पे ब्लड सक करने के लिए अटैच होता है. तो एक तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका पैरासिटिक है, बट इसको आप एक कंप्लीट पैरासाइट नहीं कह सकते हैं. ठीक है, तो कंप्लीट पैरासाइट होता है फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी के ऊपर, किसी अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर इनको एक डिपेंडेंसी चाहिए होती है. ठीक है, तो दिस केस इज जस्ट ओनली फॉर द डिपेंडेंट ओनली फॉर फूड, तो इट इज नॉट अ कंप्लीट पैरासाइट. तो कुछ फ्री लिविंग केसेस हैं और बहुत रेयरली, जिसको मैंने पैरासिटिक फिर भी लिखा है, बट ये ट्रू पैरासाइट नहीं होगा. एग्जांपल लीच जो है ये फूड के लिए जस्ट डिपेंड कर रहा है. बॉडी सिस्टम्स ऑर्गन सिस्टम है. ठीक है, और जहां तक इनकी बात है कि ये कहां कहां मिल सकते हैं, तो ये मॉइस्ट सॉइल के अंदर मिल सकते हैं, जैसे कि फेरीटीमा की बात है. एक्वेटिक हैबिटेट है, तो एक्वेटिक में फ्रेश वाटर फॉर्म एंड मेरीन. तो मेरीन में जैसे लीचेस जो है, कुछ लीचेस एज वेल एज जो नेरिस है वो भी मरीन वाटर में आपको मिल जाएंगे. तो लीचेस फ्रेश वाटर भी, लीचेस के बारे में है, जो जोंक होता है, लीच होता है, वो ब्लड पे फीड करता है वर्टिब्रेट्स के. और स्पेशलिटी ये है कि साल में एक आध बार फीड करके भी इनका काम चल जाता है, कि एक आध बार खाएंगे उसके बाद ये जो है अपना जो है रेस्ट करते हैं. तो क्या है कि
होस्ट की अवेलेबिलिटी के चलते इन्होंने अपने आप को इस तरह से डेवलप कर लिया, इवॉल्व कर लिया कि एक साल में एक आध बार भी कोई होस्ट मिल जाए तो ये अपना काम चला लेते हैं। तो दे में बी मरीन, दे में बी फ्रेश वाटर, और दे में बी मीन टेरेस्ट्रियल केस, जमीन पे रहने वाले। ठीक है, तो मॉइस्ट जगहों पे ये पाए जाएंगे। इसके बाद देखिए कि जो कुछ एनालिड्स हैं वो सेप्रोजोइक हैं, यानी कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को जो है दे फीड, जैसे कि अर्धवर्म मैंने आपको बताया। कार्निवोर में जैसे कि नेरिस है। सेंग्वीवोर, वेरी इंपॉर्टेंट केस, सेंग्वीवोर। व्हाट आर सेंग्वीवोर? तो सेंग्वीवोर क्या होते हैं? सेंग्वीवोर होते हैं जो कि क्या फीड करते हैं? ब्लड फीड करते हैं। ठीक है, तो सेंग्वीवोर का एग्जाम्पल जब पूछा जाएगा तो सेंग्वीवोर में देखिए जो यहाँ पे एनालिड्स में सेंग्वीवोर का एग्जाम्पल हमारे पास लीच है। ठीक है, और अब आगे आर्थ्रोपोड्स पढ़ेंगे तो मॉस्किटोज, जो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं, दे आर ऑल्सो सेंग्वीवोर। जो सेंग्वीवोर केस होता है उसके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि दे हैव एंटीकोगुलेंट इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। वो सलाइवा के थ्रू रिलीज हो सकता है या बकल कैविटी में हो सकता है उसके। तो वो एंटीकोगुलेंट ब्लड को जमने नहीं दे रहा। कौन सा ब्लड? जो वो एज अ फूड अपने वर्टिब्रेट होस्ट के साथ ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैटल लीच है, काऊ के बॉडी पे अटैच हो गया, बफलो की बॉडी पे अटैच हो गया, तो वहां से वो ब्लड लेगा, और ब्लड अगर इस एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में जम जाए, लीच के डाइजेस्टिव सिस्टम में जम जाए, तो उस से प्रॉब्लम क्या होगी? उसको पूरा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बॉडी हार्ड हो जाएगी, और इस एनिमल की डेथ हो जाएगी। तो करना क्या है? उसने अपने बॉडी के अंदर एक एंटीकोगुलेंट डेवलप कर लिया। तो लीचेस में जो एंटीकोगुलेंट है वो हम पढ़ते हैं हीरोडिन। ठीक है, बड़ा फेमस क्वेश्चन भी है। तो हीरोडिन जो है, हीरोडिन याद रखिएगा, हीरोडिन एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जमने नहीं देता है। तो इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और अब बात वापस आता हूं कि जो सेप्रोजोइक, कार्निवोर्स और सेंग्वीवोर है, उनके एग्जाम्पल्स आपने याद रखने। सेप्रोजोइक अर्धवर्म, फेरिटिमा, कार्निवोर्स में नेरिस या सैंडवर्म, और सेंग्वीवोर में लीचेस हैं। ज्यादातर फॉर्म्स जो है वो सॉलिटरी हैं, अकेले रहने वाली होती हैं। ठीक है, बट नेरिस जो है वो ग्रीगेरियस फॉर्म आप कहोगे। तो ग्रीगेरियस का मतलब ये होता है लिविंग इन द ग्रुप बट एक्टिंग इंडिविजुअली, मतलब ग्रुप में रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, बट वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, और वो अपना एक्ट भी उनका जो है सेपरेट होता है। वो एक डिपेंडेंट एक्ट में नहीं रहते। जैसे जो अगर मैं हनी बीज की बात करूं आर्थ्रोपोड्स में, इंसेक्ट्स में, तो दे आर कॉलोनियल फॉर्म्स, एक दूसरे पर डिपेंड है हनी बीज। लेकिन ये जो केसेस हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये जो है ग्रीगेरियस हैं, तो ग्रीगेरियस जैसे मॉस्किटोज हैं, वो अकेले एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है उनका, उड़ रहे हैं, ग्रुप में उड़ रहे हैं, तो दे आर ग्रीगेरियस। समझ में आया? तो लीचेस जो हैं, सॉरी, जो आपका नेरिस है, सैंडवर्म है, दैट इज अ कार्निवोर, दैट इज मेरीन, एंड दैट इज ग्रीगेरियस। तो ग्रीगेरियस होगा लिविंग इन द ग्रुप बट एक्टिंग इंडिविजुअली। कॉलोनियल, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो दे आर ग्रीगेरियस। ज्यादातर केसेस हर्माफ्रोडाइट हैं, यानी कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होते हैं। और होता क्या है कि एक बॉडी में होने पे फर्टिलाइजेशन सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो क्रॉस मेंटेन होता है। भले ही वो एक ही बॉडी के अंदर हैं, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं है, फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस। एग्जाम्पल जो है आपको एग्जाम्पल मिल जाता है यहाँ पे अर्धवर्म का। ठीक है, और इसके अलावा लीच का एग्जाम्पल मिल जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि यूनिसेक्सुअल केसेस कौन से हैं। यूनिसेक्सुअल केसेस यानी कि मेल फीमेल जब अलग अलग बॉडी में हो, तो नेरिस जो है वो यूनिसेक्सुअल है। अभी लास्ट में जब इसकी डिटेल कर रहे हैं हम लोग, तो नेरिस के बारे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। लाइफ साइकिल में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब है लार्वा स्टेज होगा। जैसे यहां पे अगर देखेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक ट्रोकोफोर नाम का लार्वा जो है वो इनके लाइफ में होता है, लेकिन अर्धवर्म और लीच के लाइफ में कोई ऐसा लार्वा नहीं होता। ये जो है नेरिस के लाइफ में होता है। तो कुछ की लाइफ साइकिल डायरेक्ट है, कुछ की इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। और एक फाइलोजेनेटिक रिलेशन की बात है। ये कौन से फाइलम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ केस है? मतलब मैं ये कहूं जो एनालिड है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे,
ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये फाइलोजेनेटिक रिलेशन। इसमें आप ये देखिए कि ये जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें आप देख रहे हैं कि मैं बता रहा हूं कि एनेलिडा जो है, ये एनेलिडा एक ऐसा ग्रुप है जिसने आर्थ्रोपोडा को भी गिव राइज किया और मोलस्का भी इसी से बना है। यानी कि एनेलिडा इज द फादर ग्रुप फॉर या मदर ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। करते क्या है कि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है दैट इज पेरीपेटस। एक एनिमल है जिसको हम बोलते हैं पेरीपेटस। तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में कौन है? पेरीपेटस है। एनेलिडा और मोलस्का के बीच में है नियोप्लाइना। ठीक है, यहां पे है नियोप्लाइना। तो नियोप्लाइना और पेरीपेटस दोनों ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज हो जाते हैं। इनके बारे में पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज नियोप्लाइना एंड व्हाट इज पेरीपेटस। तो दीज आर द कनेक्टिंग लिंक। अ कनेक्टिंग लिंक इज दैट स्पीशीज विच हैव फीचर ऑफ टू इंपॉर्टेंट ग्रुप्स। एक वो जिससे वो ए ग्रुप है और दूसरा बी ग्रुप है। तो ए और बी के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। इट मींस कि द ए हैव गिवन राइज टू बी। तो ए जो है वो प्रिमिटिव दिखाई देगा और बी जो है वो एडवांस दिखाई देगा। ठीक है, तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशन हुआ एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। पेरीपेटस एक कनेक्टिंग लिंक है। पेरीपेटस जो है यहां पे देख रहे हैं पेरीपेटस। तो पेरीपेटस एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा एंड इट स्पेशली इट इज फाउंड इन न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑल्सो कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल। ये चीज है। तो ये स्पीशीज अकेली है तो लिविंग फॉसिल इसको काउंट कर लेते हैं। तो पेरीपेटस है। दूसरी तरफ नियोप्लाइना की बात है। तो नियोप्लाइना आप देखिए, तो नियोप्लाइना जो है इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का। और ये जो है देखिए पेरीपेटस की डिस्कवरी पुरानी है। नियोप्लाइना 1950s में इसको डिस्कवर किया गया। तो एक और चीज़ है कि जो मैंने पहले अभी आपको डिस्कस नहीं किया है क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस है वही इसी तरह चल रहा है जैसे मैं बताता हूँ। लेकिन अभी इंटरनेशनल सीक्वेंस जो फाइलम का है वो किस तरह से होता है। सीक्वेंस होता है एनेलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। इसका कारण यह है कि पहले से एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक हमें पता था। तो हम ये जानते थे कि एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा बना है। ठीक है, लेकिन मोलस्का जो है उसको हम आगे रख रहे थे इसको, लेकिन कनेक्टिंग लिंक इसके बीच में हमें एस्टेब्लिशमेंट का नहीं पता था। तो 1950s में ये जो है नियोप्लाइना के बारे में हम लोगों को पता लगा और ये देखा हमने कि एनेलिड्स और जो मोलस्क हैं उनकी जो बॉडी की जो प्रोफाइल है, अगर शेल को हटा दिया जाए तो दे लुक क्लोजर देन द आर्थ्रोपोड्स। तो इस तरह जो है ये सीक्वेंस अब एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा काफ़ी इंटरनेशनल रेफरेंसेस में इसी तरह पढ़ाई जाती है। बट हमारे जो एनसीईआरटी के डिटेल में है वो सीक्वेंस एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का इस तरह चल रहा है। तो हम अभी उसी को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, बट मैंने आपको एडिशनल जानकारी के लिए ये चीज़ एक बार बता दी है। अब क्या है कि हम ये देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है, जो एनेलिडा का क्लासिफिकेशन है उसमें 3 क्लासेस हैं हमारे पास। ठीक है, और इसके पहले भी देखो जो लगभग ग्रुप थे हमारे पास सभी में 3 क्लासेस हैं। पोरीफेरा में भी एंड नाइडेरिया और यहाँ पे जो है तीसरे केस के अंदर भी इसी तरीके से 3 क्लासेस देख रहे हैं आप। तो क्लासेस का बेस क्या है, क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? तो क्लासिफिकेशन का बेस है भाई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है सीटी। कौन सी स्ट्रक्चर है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर? सीटी, SETAE। सीटी प्लूरल है और सीटा, SETA, सीटा जो है वो सिंगुलर वर्ड होगा। सीटी जो है दे आर माइक्रोस्कोपिक एस शेप्ड काइटिनस स्ट्रक्चर्स जो चलते वक्त जमीन में एंकरिंग के लिए, अटैचमेंट के लिए काम करती हैं, होल्डिंग के लिए काम करती हैं। तो दोज ऑन द बेसिस ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स, वो खुले आंख से तो नहीं दिखाई देगा। ऑन द बेसिस ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स वी क्लासिफाई दिस फाइलम। तो ओलिगोचीटा होता है। इसमें पैरापोडिया एक और स्ट्रक्चर है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, फुट जैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पैरापोडिया इसमें नहीं होते। ओलिगो का मतलब फ्यू है,
पैरापोडिया एब्सेंट है, और सीटी जो है उनकी अमाउंट बड़ी लिमिटेड सी है, कम अमाउंट में, कम नंबर में ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की देखिए सीक्वेंस में मैंने यहाँ ओलिगोचीटा पहले लिख दिया है, बट जो आपको पॉलीचीटा अक्सर जो है वो पहले डिस्कस होता है। पॉलीचीटा की केस में नाम से क्लियर है, पैरापोडिया है इसमें, और सीटा जो है वो न्यूमरस है। ठीक है, तो ये केस है। और हिरोडिना ग्रुप जो है तीसरा, जो हिरोडिना, इसमें नो पैरापोडिया, नो सीटी, यहां पे सकर्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? सकर्स हैं। तीनों के एग्जाम्पल पे बात कर दूं, ओलिगोचीटा का एग्जाम्पल फेरिटीमा पोस्थुमा इंडियन अर्थवर्म है, और लुम्ब्रिकस टेरिस्टेलिस यूरोपियन अर्थवर्म है। दीज आर द एग्जाम्पल। समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद आप देखिए कि जो नेरिस होता है हमारा, नेरिस जो है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीचीटा, सैंडवर्म कहते हैं इसको, कामवर्म भी कहते हैं। और हिरोडिना जो है, ठीक है, हिरोडिना जो है इट इज, यहां पे सीटी है, और जो कैटल लीच जिसको आप कहोगे, हिरोडिना में एग्जाम्पल के तौर पे कैटल लीच हमारे पास है, हिरोडिनेरिया ग्रैन्युलोसा। ठीक है, ब्लड सकर्स होते हैं, और ये जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये सैंग्विवोर्स हैं, यानी ब्लड फीडर्स हैं। ओके, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन प्रोफाइल हुआ। देयर आर 3 क्लासेस। इसके बाद बॉडी सिस्टम्स पे मैं आता हूं, तो सबसे पहले इसकी बॉडी कैविटी पे, बॉडी प्लान पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान नेमेटोडा से शुरू हो चुका था, तो वही ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान जो है वो यहां पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो गट के अंदर का कुछ मॉडिफिकेशंस आपको दिख जाते हैं। तो अलग अलग केसेस में, जैसे लीच के केस में मॉडिफिकेशन गट के अंदर होगा कि उसमें छोटे छोटे सीका होंगे, सीका मतलब छोटे स्पेसेस होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और वो ब्लड को होल्ड करने के लिए स्पेसेस हैं, वो ब्लड को स्टोर करने के लिए होते हैं। जबकि जो अर्धवर्म है उसके केस में आपको गट कंप्लीट सीधी मिलेगी, उसमें आपको गिजार्ड मिलेगा फूड क्रश करने के लिए, आपको उसमें स्टमक मिलेगा स्टोरेज के लिए, और इसके अलावा उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में टिफ्लोसोल मिलेगा। क्या मिलेगा? टिफ्लोसोल। इसके बारे में ये नाम आएगा बीच में। तो टिफ्लोसोल जो है दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये उसके गट के अंदर के मॉडिफिकेशन मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं कि जो बॉडी कैविटी की डिटेल जो है वो किस तरह से है। तो बॉडी के बाहर सबसे पहले देखते हैं। तो बॉडी के बाहर जो है, बॉडी वॉल पे सबसे बाहर क्यूटिकल है। ठीक है, जो कि एपिडर्मिस के ऊपर होता है। उसके नीचे आप देखते हैं बॉडी के अंदर, जैसे नेमेटोड्स के केस में देखा था केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स थे। ठीक है, यहां पे सर्कुलर मसल्स भी हैं। तो बॉडी में सबसे बाहर क्या है आप देख रहे हैं, यहां पे सबसे बाहर आप देख रहे हैं क्यूटिकल है, फिर एपिडर्मिस है, फिर ये सर्कुलर मसल्स हैं, और फिर ये राउंडेड से जो दिख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है। बॉडी में लेंथ में है, ये लेंथ में जब इस तरह से कट करोगे तो ऊपर आपको डॉट्स डॉट्स दिखाई देंगे। तो बॉडी में इस तरह से है, और आप देख रहे हो कि सेंटर में यहां पे बॉडी कैविटी है, साइजोसील यहां प्रेजेंट है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि भी जब उसी वक्त के बॉडी के कट को अगर ऑब्जर्व करें, ज्यादातर केसेस में हम वही कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हो? तो बॉडी कैविटी की डिटेल ये है कि बीच में जो बॉडी कैविटी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो देखिए ये दीवार बीच में दिख रही है आपको, ये 2 पार्ट है। तो अगर इस तरह बॉडी कैविटी डिवाइड है, व्हाट इज बॉडी कैविटी? बॉडी को कट करोगे, किसी भी एनिमल को कट करते हो तो उसकी बॉडी के अंदर एक हॉलो स्पेस दिखाई देता है। हॉलो स्पेस के अंदर होते हैं ऑर्गन्स, और वही जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड बॉडी कैविटी। अगर डिवाइडेड है तो इसको हम कहते हैं कि ये साइजोसील है। ठीक है, बाहर देख रहे हो आप इसमें एक्टोडर्म, उसके नीचे मीजोडर्म एक्सटर्नल, और सबसे अंदर इंटरनल मीजोडर्म, और ये कनेक्टिंग मीजोडर्म जो डिवाइड कर रहा है, और बीच में स्पेस है, और इसमें स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें? स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है, ये भरा होता है। ठीक है, तो बॉडी कैविटी है, साइजोसील है, इस तरह से ये पूरा डिटेल है। तो स्प्लैंचनी है, कनेक्टिंग मीजोडर्म है, एक्सटर्नल मीजोडर्म है, इंटरनल मीजोडर्म है। तो ये सारा कुछ डिटेल आपको यहां मैंने बॉडी कैविटी के बारे में दिया है। इसके बाद देखिए कि जो डायग्राम देख रहे हो इसमें सब कुछ आपको क्लियर, ये डायग्राम मिल भी जाएगा आपको जब लेक्चर के साथ अटैच हो जाएगा, और अदरवाइज इसको आप पॉज में देख सकते हैं करके। ठीक है, और अपने लिए सेव कर सकते हैं। तो एज वेल एज
आप देख रहे हैं टीएस ऑफ एक कॉमन एनालिड का हमने, यानी कि कहूं तो मैं अर्धवम की बॉडी का टीएस है ये, ठीक है। कॉमन एनालिड में हम उसी को पढ़ रहे हैं। बॉडी कैविटी जो है वो भरी होती है स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड से, सॉरी सीलोमिक फ्लूइड से, कहीं मैंने स्यूडोसीलोमिक बोला होगा तो इट वाज बाय मिस्टेक, तो सीलोमिक फ्लूइड से होता है। और इसके अंदर जो स्केलेटन की बात करूं तो बॉडी के अंदर कोई भी मिनरलाइज्ड स्केलेटन, यानी कि जो हार्ड स्ट्रक्चर्स का, बोन्स का बना हुआ स्केलेटन नहीं है। बॉडी को सपोर्ट करने के लिए डर्मा मस्कुलर है, यानी कि बॉडी वॉल ही, उसके मसल्स ही जो है बॉडी को सपोर्ट करते हैं। एज वेल एज हाइड्रोस्टैटिक है स्केलेटन को अगर कहोगे तो, जो सीलोमिक फ्लूइड है वही काम कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जो बॉडी में कोई एक्सोस्केलेटन आपको नहीं दिख रहा है। मूवमेंट जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से होता है। जो बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल हैं वो बॉडी के अंदर मूवमेंट क्रिएट कराते हैं। एज वेल एज पैरापोडिया से हेल्प होती है, जो बॉडी के बाहर इस तरह अगर ये बॉडी है तो बॉडी के बाहर फुट लाइक, ये स्ट्रक्चर्स फुट लाइक होंगे, ये बॉडी के बाहर जो है इसको मूव कराने में हेल्प करेंगे, ठीक है। पैरापोडिया या फिर सीटी होंगे एंकरेज के लिए, अटैच करने के लिए बॉडी को जमीन में, वो काम करेंगे। इसके अलावा लीचेस जो है वो सकर्स की हेल्प से भी जो है वो मूव करते हैं। तो एज पर केस यू कैन कंसिडर कि भाई जो मूवमेंट है वो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि जो सीटी होते हैं वो बहुत ही स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक है, बता चुका हूं, एस शेप होते हैं और स्किन के अंदर एक सैक में वो बंद होते हैं जिसको हम सीटल सैक कहेंगे, और मसल्स के साथ जुड़े होते हैं। दो तरह की मसल होती हैं बॉडी में, रिट्रैक्टाइल मसल और प्रोटेक्टाइल मसल। जो रिट्रैक्टाइल मसल है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये सीटा जो है बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और जमीन में होल्ड करने के लिए काम आते हैं। और रिट्रैक्टाइल मसल ये होती है कि जो सीटा है वो बाहर है तो उसको अंदर खींच लिया जाएगा, ठीक है। तो सीटा बॉडी के अंदर से बाहर मूव करने के लिए प्रोटेक्टाइल मसल और रिट्रैक्टाइल मसल्स हैं, ठीक है। तो ये होता है। इसके बाद देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है, बता चुका हूं, और अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन है। तो क्या क्या बोला था मैंने बोला था फीडिंग हैबिट के हिसाब से अलग अलग होगा। अर्धवम जैसे सेप्रोजोइक केसेस हैं और उनकी बॉडी में देखिए गिजार्ड जो है वो मौजूद होता फूड के क्रश करने के लिए। लीच के केस में क्या होगा, ये ब्लड फीडर्स हैं तो इनकी बॉडी में हीरोडिन होगा, एंटीकोगुलेंट, और इनके बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके साथ सीका जुड़े हुए हैं, ब्लड सीका जो है स्टोर करने के लिए, ब्लड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो हीरोडिन जो है वो लीचेस में क्या कर रहा है, हीरोडिन लीचेस में क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर रहा है, कोगुलेशन को, ब्लड कोगुलेट कर जाता है तो इसलिए। अच्छा एक चीज और है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो लीचेस की बॉडी है उसकी कैविटी में बोट्रॉइडल नाम का टिश्यू होता है। बोट्रॉइडल टिश्यू कौन सा टिश्यू है, बोट्रॉइडल टिश्यू है, और अक्सर ये एक्सक्रीशन वगैरह के लिए हेल्प कर रहा होता है क्योंकि बॉडी कैविटी फिल्ड है, ज्यादातर बॉडी कैविटी के अंदर जो है ये बोट्रॉइडल टिश्यू भरा हुआ है, ऑर्गन्स इसी के अंदर पैक होंगे और इट विल बी हेल्पिंग फॉर द एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये हुआ। अगली बात क्या है, हम बाकी के एक आध मॉडिफिकेशन पे और बात करते हैं। जैसे जो आप अर्धवम देख रहे हैं, फेरिटीमा पोस्थुमा देख रहे हैं, तो फेरिटीमा पोस्थुमा में टिफ्लोसोल, मैंने बोला टिफ्लोसोल हमारे जो विलाई होते हैं हमारी बॉडी में उसका एनालॉगस है। तो आप क्या कहोगे, टिफ्लोसोल इज एनालॉगस टू विलाई। तो विलाई का फंक्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, 10th में ही पढ़ा है। तो विलाई का फंक्शन क्या होता है, विलाई का फंक्शन होता है कि भी वो बॉडी सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, डाइजेस्टिव सरफेस एरिया को, मीन एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दे आर प्रेजेंट। एंड इन द केस ऑफ फेरिटीमा टिफ्लोसोल इज देयर। तो टिफ्लोसोल क्या करेगा, टिफ्लोसोल एक सिंगल फोल्ड है, ठीक है। विलाई तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो अर्धवम की डाइजेस्टिव सिस्टम में टिफ्लोसोल जो है, अगर मैं उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को कट करूं तो उनके जो इंटेस्टाइन है उसमें ये एक फोल्ड जैसा स्ट्रक्चर उसके पूरे ल्यूमन में, ये यहां पे ये पूरा इस तरह से ये वॉल हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम की और ये पूरा ल्यूमन हो गया। तो ल्यूमन में अकेला ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और ये पूरी बॉडी में
मतलब जो लेंथ में, अगर आप ये देखोगे पूरी लेंथ में ये केस है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी पूरी लेंथ में ये प्रेजेंट होता है, मतलब काफी हिस्से में प्रेजेंट होता है। तो जिस हिस्से में प्रेजेंट होता है उसको हम टिफ्लोसोलर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? टिफ्लोसोलर। तो आप देखो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, अर्धवर्म का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम 3 जोन्स में, 3 पार्ट्स में डिफाइन होता है, दैट इज प्री टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोलर एंड पोस्ट टिफ्लोसोलर, 3 पार्ट्स में डिफाइन होता है ये। ठीक है, इस तरीके से है। और रही बात, अगला जो हमारा डिटेल है उस पे बात करते हैं एक्सक्रीशन पे। ठीक है, तो बॉडी सिस्टम्स में तो अभी डाइजेशन पे बात हुई, नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। तो अब आप देखिए कि एक्सक्रीशन के लिए स्पेशली याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेफ्रीडिया आर स्पेशल स्मॉल ट्यूब्यूल्स, जो कि बॉडी में यूनिट स्ट्रक्चर्स के तौर पे होते हैं इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के। तो ये नेफ्रीडिया है, और नेफ्रीडिया जो है वो जनरली जो रिलीज करेंगे वो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट होगा दैट दे रिलीज यूरिया। देखिए 2 तरह के नेफ्रीडिया यहां देखने को मिलते हैं अर्धोम के केस में, खास तौर से अगर मैं कहूंगा तो एक्सोनेफ्रिक नेफ्रीडिया और दूसरे होते हैं एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया। ठीक है, एक्सोनेफ्रिक होते हैं, दे रिलीज एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑन बॉडी सरफेस। और एंटेरो का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो एंटेरो का मतलब दे रिलीज इन गट, दे रिलीज द वेस्ट प्रोडक्ट इन द गट। तो वेस्ट प्रोडक्ट में वाटर भी होता है। तो एंटेरोनेफ्रिक कंडीशन जो है इट विल बी हेल्पिंग इन कंजर्विंग वाटर, इट विल बी हेल्पिंग फॉर कंजर्विंग वाटर, पानी बचाने के लिए एंटेरोनेफ्रिक कंडीशन है। एक्सोनेफ्रिक कंडीशन से बॉडी मॉइस्ट रहती है, और इस तरह से ये 2 तरह के जो केसेस हैं, 2 टाइप्स ऑफ केसेस आर देयर, ये होता है। नाउ क्या और भी कुछ तरीका है? हाँ, अर्धवोम के केस में जो नेफ्रीडिया होते हैं वो पोजीशन के हिसाब से भी डिफाइन होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कहूं इंटेग्यूमेंट्री, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। तो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया स्किन में होगा। ठीक है, इसके बाद सेप्टल नेफ्रीडिया जो कि साइज में बहुत बड़े होते हैं, साइज में बड़े होंगे, लार्जेस्ट नेफ्रीडिया होते हैं। इंटेग्यूमेंट्री स्मॉलेस्ट होते हैं। तो दूसरे हुए सेगमेंटल और सेप्टल, और तीसरे हुए यहां पे फेरिंजियल, फेरिंग्स वाले रीजन में होते हैं। ठीक है, इनमें से जो इंटेग्यूमेंट्री है दैट इज एक्सोनेफ्रिक, और ये जो बाकी के दोनों हैं दे आर एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया। याद रखने वाली बात है, बट अब सिलेबस में अर्धोम नहीं है तो उतनी ज्यादा कई बार नहीं बात होती थी डिटेल में, लेकिन फिर भी आपको पता रहे। तो एक कंडीशन है जो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है, वो पर सेगमेंट 150 से 250 के बीच में इनका नंबर होता है ना। लेकिन एक चीज है कि ये जो नेफ्रीडिया है, ये नेफ्रीडिया का नंबर अर्धोम के क्लाइटेलम यानी कि 14, 15 और 16 सेगमेंट, 14, 15 और 16 सेगमेंट में 10 टाइम्स ज्यादा होता है। यानी कि मान के चलिए कि 1500 टू 2500 नेफ्रीडिया पर सेगमेंट वहां पे मिलेंगे। तो ये सिचुएशन को, इतने ज्यादा नंबर जब होते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया है। दिस इज कॉल्ड फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन रहा अपने टाइम का, अर्धोम के साथ पूछे जाता रहा है, फिर भी आप इसको समझ लीजिए कि फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया क्या है। अब अगली बात करता हूं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से है, मॉइस्ट सरफेस है। अगर सरफेस ड्राई हो जाए, सूख जाए, या आप उस पर कोई ऑयली सिक्रीशन लगा दें, ठीक है, तो ये एनिमल की डेथ जो है वो हो जाती है दम घुटने से, सफोकेशन से। बात याद रखने वाली है। तो जनरल बॉडी मॉइस्ट सरफेस है, स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स हैं, तो डायरेक्ट वहां पे डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का, CO2 का, और CO2 अंदर से बाहर और ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाती है। तो ब्लड इज प्लेइंग रोल। यहां पे आप देखिएगा कि ब्लड होता है, रेड होता है, हीमोग्लोबिन कंटेनिंग है, बट ये ऐसा ब्लड है कि जिसमें आरबीसीज नहीं है। ये पूछा जाता है कि ब्लड इज रेड बट नो आरबीसीज, तो ये कैसा किस केस में? ये आपको मिलेगा एनेलिडा के केस में। ठीक है, ब्लड रेड होगा बट विदाउट आरबीसीज होगा। अगली बात यह है कि जो
फिर प्लाज्मा के अंदर जो है ये हीमोग्लोबिन डिसॉल्व मिलेगा। नो आरबीसीज, ब्लड इज रेड। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात देखें तो क्लोज्ड होता है, यानी कि पहली बार कभी पूरे एनिमल किंगडम में अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया है तो एनेलिडा में इसकी शुरुआत हुई है। ब्लड इज फ्लोइंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स एंड देयर आर हार्ट है, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अर्धुवम में 8 लेटरल हार्ट्स हैं, 8 हार्ट हैं। और जो हार्ट होते हैं इनके केस में, अब सवाल ये कि एनेलिडा का जो हार्ट है वो कैसा होता है, तो हार्ट जो है वो कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है। न्यूरोजेनिक का मतलब है कि जो हार्ट बीट है इट जनरेट विद द हेल्प ऑफ, ये नर्वस सिस्टम से आएगा, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है, मस्कुलर ओरिजिन हार्ट बीट का है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, इसके बाद हम कह रहे हैं कि नर्वस सिस्टम कैसा है भाई। तो नर्वस सिस्टम के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ये पूरी बॉडी जो है अर्धवम की एक किसी एनेलिडा की बना दी है। इसमें आप सेगमेंट्स देख रहे हैं, सेप्टा देख रहे हैं, हल्की लाइनों से मैंने इसको बनाया हुआ है। और ये पूरा बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। बॉडी का डोर्सल सरफेस है, नीचे ये वेंट्रल सरफेस है। आप देख रहे हो कि ये ब्राउन कलर से रिंग जैसा स्ट्रक्चर इसके फेरिंग्स के चारों तरफ है, और ये जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर है इसमें एक सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया और ये सब फेरेंजियल गैंग्लिया, दोनों तरफ से कनेक्टिव्स इसको जोड़े हुए, जैसे रिंग होती है, अंगूठी होती है, इस तरह। तो ये पूरा का पूरा ये इसको रिंग लाइक ब्रेन है, ये दिस इज ब्रेन। और बॉडी में पोस्टीरियर साइड की तरफ यहां से एक नर्व कॉर्ड जो है पूरी बॉडी में फैली हुई है वेंट्रल सरफेस पे। हर सेगमेंट के अंदर सेगमेंटल गैंग्लिया है और यहाँ पे ट्रांसवर्स नर्व्स इससे निकली हुई है। तो दिस इज द होल नर्वस सिस्टम। अगर आप नर्व कॉर्ड को कट करते हो तो अंदर वो 2 कॉर्ड से बना हुआ है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड। तो ऐसी नर्व कॉर्ड आपको आर्थ्रोपोडा में भी मिलेगी, और जब आर्थ्रोपोडा पढ़ाऊंगा तो आई विल से कि दिस इज लाइक द एनेलिडा। तो इस पूरे डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए कि नर्वस सिस्टम जो है इस तरह से बना होता है। इसको आप जो है अपना क्लिक कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर ये नर्वस सिस्टम का यहाँ पे डिटेल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम है। और इसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है इसके रिप्रोडक्शन में, सेक्सेस में। तो सेक्सेस जो है वो सेपरेट भी हो सकते हैं, यूनाइटेड भी हो सकते हैं। पहले बताया एक बार मैंने कि जो कुछ ऐसे केसेस हैं जो सेपरेट हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जो यूनाइटेड है। तो लाइफ साइकिल जो है डायरेक्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ऑलरेडी बता चुका हूं। ट्रोकोफोर लार्वा है नेरिस या नियंथस के केस में। चीटॉप्टेरस भी एक एग्जाम्पल है, एरेनिकोला है, इनके केस में सभी में ट्रोकोफोर लार्वा मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी चीटॉप्टेरस का एग्जाम्पल जो है वो पूछा गया है। तो इसके बाद जो है, और ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये जो तीनों एग्जाम्पल है, नियंथिस, चीटॉप्टेरस या एर्निकोला, ये तीनों एग्जाम्पल हमारे जो हैं एक क्लास के हैं, दिस इज पॉलीचीटा। तो पॉलीचीटा क्लास के एग्जाम्पल है। फेरिटीमा जो कि दूसरे क्लास का एग्जाम्पल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोकीटा बोलते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो सेक्सेस तो फ्यूज्ड है ना, हर्माफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल होगा कहां, कोकून में होगा, ठीक है। तो जो अंडे हैं वो कोकून के अंदर रिलीज किए जाते हैं, स्पर्म भी वहीं रिलीज किए जाते हैं, और इस तरह जो फर्टिलाइजेशन है कोकून में होता है, और वहां पे इस कोकून को मिट्टी में रिलीज कर दिया जाता है 4 to 6 वीक्स के लिए, ठीक है। 4 to 6 वीक्स के लिए यहां पे रिलीज कर देते हैं, और इसमें 1 से 3 यंग वन डेवलप होते हैं। एक यहां एक्स्ट्रा डिटेल बता दूं कि जो मेम्योर ऑन फेरिटीमा है, यानी कि जो इसकी पूरी बायोग्राफी जो लिखी गई है फेरिटीमा की, वो डॉक्टर KN बहल ने लिखा है। किन्होंने लिखा है, डॉक्टर KN बहल ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट प्रोफेसर KN बहल, उन्होंने इसके बारे में पूरा डिटेल लिखा, और ये सारे डिटेल अभी हम उन्हीं के बेसिस पे पढ़ते हैं, उन्हीं की स्टडीज के बेस पे। नेरिस अगला केस है, सेक्सेस उसमें सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग है। ब्रीडिंग सीजन में बॉडी 2 तरह के रीजन में डिवाइड हो जाती है। अगले पार्ट को बोलते हैं एटॉक रीजन, और पिछले पार्ट को बोलते हैं एपीटॉक रीजन। अगले को बोलते हैं एटॉक रीजन और पिछले को बोलते हैं एपीटॉक रीजन, ठीक है।
स्वार्मिंग करते हैं, मेल और फीमेल बाहर निकलते हैं, पानी में तैरते हैं, सर्कुलर जो है वो एक मूवमेंट बनाते हैं, और ये मौका होता है कि जब मेल और फीमेल आपस में इंटरेक्ट कर सके। जो यहाँ पे फीमेल होती है वो फर्टिलियम नाम का एक मटेरियल पानी में रिलीज करती है, मेल जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो है इसके बाद जो मेल है वो वहां पे अट्रैक्ट होकर के स्पर्म्स रिलीज करेंगे, फीमेल एग्स रिलीज करेंगे, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। और इस तरह क्या होगा, इस तरह ये है कि जो डेवलपमेंट है इनका इनडायरेक्ट होगा, और मैंने बताया ट्रोकोफोर लार्वा इसके केस में मिलेगा। इसके बाद लीचेस की बात करते हैं जो कि हीरोडिना क्लास के मेंबर है। लीचेस के केस में क्या है कि बॉडी हर्माफ्रोडाइट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, वही कोकून यहां भी मौजूद है। तो और इसके बाद जो है जो इनका ब्रीडिंग सीजन होता है तब इनके अंदर क्लाइटेलम जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप हो जाता है, ठीक है। जबकि अर्धवर्म के केस में आप देख रहे हो क्लाइटेलम थ्रू आउट द लाइफ रहता है। नेरिस में ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे जो है ऑर्गन्स आते हैं, जबकि फेरिटीमा एक ऐसा है जिसमें लाइफ टाइम जो है वो सेक्स ऑर्गन्स मौजूद रहते हैं। तो डेवलपमेंट लीच का भी कैसा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। अब एक चीज है कि ये सब कुछ डिस्कस हो गया, ये एक ऐसा फाइलम है जहां पे इकोनॉमिक कुछ एस्पेक्ट है। देखिए जो अर्धवर्म्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड। व्हाई दे आर कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड? वो सॉइल को पोरस बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको पूरा ह्यूमस में ये कन्वर्ट कर देते हैं। एंड देयर इज अ साइंस, वर्मी कल्चर एक हमारी टेक्निक है जिसमें हम अर्धवर्म्स को हम ग्रो करवाते हैं और इनको वर्मी कंपोस्ट फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। तो फार्मर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और इससे काफी इकोनॉमिक फायदा उनको होता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो फार्मर्स फ्रेंड इनको कहा जा रहा है। और पुराने जमाने से एक और यूज है अर्धवर्म का, तो दे हैव बीन यूज्ड एज फिश बेट। मछली को पकड़ने के लिए चारे के तौर पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक और मेंबर होता है इसी एनेलिडा में, ट्यूबीफेक्स या ब्लड वर्म, काफी रेड से कलर के होंगे, हीमोग्लोबिन रिच होते हैं, और ये बड़े पॉल्यूटेड एरिया में भी ग्रो कर जाते हैं, लो ऑक्सीजन वाले एरिया में भी पानी में ग्रो कर जाते हैं, और इनको हम फिश मील के तौर पे, इनके ड्राइड बॉडी जो है वो फिश मील के तौर पे यूज किए जाते हैं मछलियों को, एक्वेरियम फिशेस को खाना देने के लिए। इसके अलावा लीचेस जो है, पुराने ज़माने से लीच जो है वो थेरेपी में यूज़ की जाती रही है। कई बार बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया तो ब्लड सक करने के लिए लीचेस का इस्तेमाल करते हैं, और टॉक्सिन्स को बॉडी से रिलीज कराने के लिए कई जगहों पे जो है लीचेस अभी भी यूज़ होती है। तो इस तरह देखा जाए तो ये पूरा फाइलम जो है वो कोई हार्मफुल इसमें एनिमल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो वर्म्स हैं वो सभी जो हैं कहीं ना कहीं इनमें कुछ ऐसे हैं जो आपके इकोनॉमिक यूज में आने वाले केसेस हुए। तो बच्चों अगला जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, आर्थ्रोपोडा एक काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप आने वाला है, और उसके साथ जो स्पीशीज है, एक स्पीशीज है आपको जो कॉकरोच जो है, अमेरिकन कॉकरोच है ना, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, उसकी टाइप स्टडी भी है। बट टाइप स्टडी के लिए अलग से वीडियो हम लोग करेंगे, अलग लेक्चर होगा उसके लिए पेरीप्लेनेटा का, क्योंकि अलग से वो पूरा डिटेल है उसका। अभी क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ कॉमन स्टडीज जैसे हम लोग सारे फाइलम में कर रहे हैं, तो आर्थ्रोपोडा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, और काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें आर्थ्रोपोड से मिलते हैं। तो वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा आर्थ्रोपोड्स पे होगा, ठीक है। ये सारा डिटेल को जहाँ ज़रूरत है वहाँ पिक्चर क्लिक कर लिया कीजिए और उसको सेव करें अपने फर्दर यूज़ के लिए। और आई होप कि ये सारे लेक्चर्स आप प्रॉपरली पुराना सब कुछ देख रहे हैं, और ये देख लीजिए कि अगर आप ये लेक्चर्स को प्रॉपर करते हैं तो मैं ये आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आपका नीट के जो क्वेश्चंस हैं इस एरिया से वो बिल्कुल छूटने वाले नहीं हैं। तो डोंट थिंक सो कि एनसीईआरटी में तो 6-7 पेजेस में इसको ख़त्म किया हुआ, ये काफ़ी डिटेल है। एनसीईआरटी आपकी गाइडलाइन बुक है, और उसी बुक को एक्सप्लोर करना थोड़ा सा आगे तक ज़रूरी है अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। तो अगर नीट करना चाहते हैं तो ये वो टॉपिक है नॉर्मली जो अक्सर आपके नेग्लेक्टेड रह जाने की वजह से आपका सिलेक्शन चूक जाता है। तो ये यहाँ बहुत डिटेल में है, प्रॉपर डिटेल जितना ज़रूरी है, तो इनको आप प्रॉपरली करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।